अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर कोई ऐसा टॉपिक है जो सीयूटी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता हो। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में। देखिए 2024 तक तो ये वाला पोर्शन था ऑलरेडी, पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी इकोनॉमिक्स में पूछे जाने वाला सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन था वो आया था मांग। मांग वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज की इस क्लास में मैं आपके मांग के पूरे कॉन्सेप्ट को बताने वाला हूँ इजी नोट के साथ, हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के साथ, ताकि आप अपने सीयूटी के एग्ज़ाम में अधिक से अधिक स्कोर कर सके। और एटलीस्ट मांग से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको छोड़ना, और दूसरी बात है इसमें आपके एक भी नेगेटिव मार्क ना है, उसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। यह यूनिट नंबर 2 का पार्ट 3, क्योंकि ऑलरेडी इस टॉपिक से मैं 2 वीडियो दे चुका हूं और हम पढ़ेंगे आज मांग की अवधारणा के बारे में। ठीक है, मांग की अवधारणा में सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मांग किसे कहते हैं, मांग क्या है। अगर मांग के बारे में हमें समझना है तो ध्यान में ये रखना है कि मांग जो होता है ना, किसी भी चीज़ को खरीदना या किसी चीज़ को खरीदने के लिए वस्तु अपने आय को व्यय करना होता है। लेकिन आय को व्यय करने से पहले मांग का जन्म कहाँ से होता है? मांग का जन्म होता है लोगों की इच्छाओं से, और लोगों की इच्छाएं अनंत होती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए, रॉयल्स चाहिए, हमें जो है वॉक्स वैगन में बैठना है, हमें जो है आईफोन चाहिए, तमाम डिज़ायर होती है। लेकिन बात है अनंत इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है। हम क्या कहते हैं, उन इच्छाओं में से कुछ इच्छाएं हमारी आवश्यकता में परिवर्तन होता है जब हमारे पास उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए साधन आ जाते हैं, और साधन सीमित ही आते हैं। इसका मतलब सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं है। साधन है तो वो कुछ इच्छाएं जिसकी पूर्ति हम कर सकते हैं वो हमारी आवश्यकता बन जाती है। लेकिन अगर हम उन साधनों को व्यय करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, नहीं चलो अब हम अपने पैसे को, साधन को खर्च करना चाहते हैं, अब हमारे पास जो धन है उसको खर्च करते हैं, तो जब आप खर्च करने के लिए तैयार होते हैं या खर्च कर देते हैं ताकि आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उस वस्तु को प्राप्त कर सके, आप अपने धन दे के वस्तु प्राप्त करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मांग कहते हैं, यानी कि डिमांड कहते हैं। तो ऐसे में जब मांग के अर्थ का वास है कि मांग एक निश्चित कीमत पर, निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर किसी वस्तु को खरीदने के लिए जब अपने धन को क्रय करते हैं या फिर व्यय करते हैं या फिर खरीद लेते हैं तो उसे मांग कहते हैं। सिंपल अर्थ में कहें कि किसी भी वस्तु की कीमत पर उसकी मांगी जाने वाली मात्रा को मांग कहते हैं। कीमत होना जरूरी है। ऐसे में ध्यान में रखिएगा, मांग तब तक नहीं होता जब वस्तु की कीमत के बारे में हम नहीं पता। एक निश्चित समय पर जब वस्तु की कीमत अदा करने के लिए हम तैयार होते तभी मांग। इसलिए मांग के अर्थ को समझना है तो मांग के प्रमुखता 5 बिंदु समझना होगा। नंबर 1, किसी वस्तु को प्राप्त करने की आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि ये वस्तु मुझे चाहिए। उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए आपके पास पर्याप्त साधन होने चाहिए, क्योंकि साधन नहीं है मतलब पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो सब बेकार है, इच्छा ही रह जाती है, आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, साधन हो तो उन साधनों को व्यय करने की तत्परता का होना जरूरी है, खर्च करना। आप खर्च भी करने के लिए तैयार भी तो हो। पैसा है खाली रखने से काम नहीं होता है, पैसा खर्च करने की इच्छा भी होना चाहिए, और वो जो कीमत, उसके लिए आप एक निश्चित कीमत देने के लिए तैयार होता है, और वो कीमत एक निश्चित समय पर दिया जाता है। अगर ये 5 बिंदु आपके साथ, इच्छा, साधन, तत्परता, कीमत और समय, 5 मिल जाते हैं तो इन 5 से निर्माण होता है किसका? मांग शब्द का। यही मांग है। तो मांग को और समझें। अलग अलग लोगों ने मांग के बारे में अलग अलग परिभाषा दी है, क्योंकि एग्जाम में परिभाषा भी पूछी जाती है कि ये परिभाषा किसने। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा इन 3 लोगों की है, प्रोफेसर जे.एस. मिल, बेनहम और मेयर्स। प्रोफेसर जे.एस. मिल ने कहा है, मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। बेनहम ने कहा, किसी दी गई कीमत पर वस्तु की मांग की वह मात्रा जो कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाती है। प्रोफेसर मेयर्स ने कहा, किसी वस्तु की मांग उन मुद्राओं की तालिका होती है जिनमें क्रेता एक समय विशेष पर विभिन्न समय कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। आपको इनको याद रखना है, और अगर पूछा जाए कि ये परिभाषा देने वाले कौन थे, ऑप्शन दे रखा है, उसमें से चूज कर लेना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है मांग का वर्गीकरण। मांग, ठीक है, उसकी संख्या के आधार पर मांग को 2 वर्ग में बांटा जाता है। एक है व्यक्तिगत मांग और एक है बाजार मांग। व्यक्तिगत मांग किसी वस्तु की वह मात्रा जिसको एक व्यक्तिगत उपभोक्ता, एक उपभोक्ता निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होता है, तो उसे हम व्यक्तिगत मांग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति की, एक उपभोक्ता की मांग को दर्शाता है कि वो एक उपभोक्ता वस्तु की कितनी मात्रा खरीदने के लिए तैयार है।
तो जब उसको इस प्रकार से तालिका के माध्यम से दर्शाते हैं तो इसको व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं, और इसी तालिका को जो वक्र के रूप में दर्शाया जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत मांग वक्र के नाम से जानते हैं। तालिका और मांग वक्र भी एग्जाम के साथ। तो मांग वक्र कैसे दर्शाता है, यहाँ पर वस्तु की कीमत को दिखाते हैं। कीमत कितनी देर की है, 10, 8, 6, 4, 2, यानी कि ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10, और यहाँ पर दिखाएंगे हम मांग की मात्रा को, यानी कि क्यू को। तो ये हो गया मांग की मात्रा 10, 20, 30, 40, 50, 60। इस प्रकार से ये है मांग वक्र। कौन सा मांग वक्र, व्यक्तिगत मांग वक्र। ठीक है, व्यक्तिगत मांग वक्र होगा। व्यक्तिगत मांग वक्र, क्योंकि बाजार में वस्तु का केवल एक उपभोक्ता तो होता नहीं है, उपभोक्ता बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो बाजार में जितने भी उपभोक्ता होते हैं सभी उपभोक्ताओं की मांगों को जब जोड़ देते हैं, योग कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं बाजार मांग। मतलब एक बाजार में उपस्थित सभी उपभोक्ताओं के द्वारा वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा को बाजार मांग कहते हैं, और सभी उपभोक्ताओं की मांगों को अगर योग करते हैं तो उसको बाजार मांग तालिका बनता है। इस प्रकार से जैसे वस्तु X, उपभोक्ता X की मांग उपभोक्ता Y की मांगों को जोड़ेंगे तो बन गया बाजार मांग। इसी बाजार मांग को जब वक्र के माध्यम से दर्शाते हैं तो बच जाता है बाजार मांग वक्र। ठीक है, समझ में आ गया। ये मांग के दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। अब मांग जब हम करते हैं किसी वस्तु को, जब खरीदते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि वस्तु की कीमत दे दिया खरीद के लेके आए, नहीं। किसी वस्तु को खरीदने से पहले हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, यानी कि हमारी जो मांग है खरीदने से पहले, हम जो कुछ भी खरीदने जा रहे हैं उससे पहले हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं। तो उस वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले जो भी कारक है, यानी कि मांगी गई मात्रा और वस्तु की मांगी गई मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों के बीच की जो संबंध होता है, उस संबंध को मांग फलन के नाम से कहते हैं। ठीक है, वस्तु की मांग उसे प्रभावित करने वाले घटकों के बीच के संबंध को। ठीक है, क्योंकि मांग दो प्रकार होता है तो प्रभावित करने वाले घटक भी दो प्रकार के होते हैं, तो उसको बोलते हैं व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। अब व्यक्तिगत मांग फलन क्या है, बाजार मांग फलन क्या है, एक व्यक्ति विशेष की मांग को प्रभावित करने वाले कारक और उसकी मांगी गई मात्रा के बीच के संबंध को व्यक्तिगत मांग फलन के नाम से जानते हैं। व्यक्तिगत मांग फलन मतलब एक व्यक्ति की मांग को प्रभावित करने वाला, जहाँ पर PX, PR, Y और T होता है। ठीक है, DX वस्तु की मांग की मात्रा, मांग की मात्रा, PX वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा होती है तो उसकी मांगी गई मात्रा कम हो जाती है, कीमत घट जाती है तो मांग की मात्रा बढ़ जाती है। PR संबंधित वस्तु की, वस्तु मांग हमेशा दूसरी वस्तु की कीमत से भी संबंधित होता है। तो संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है स्थानापन्न वस्तुएं, दूसरी होती है पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है, और पूरक वस्तुएं ऐसी होती है जो एक दूसरे के साथ प्रयोग होता है। तो ऐसे में इन वस्तु की कीमत का भी वस्तु की मांग पर असर पड़ता है। उपभोक्ता की आय, जाहिर सी बात है, जिसकी आय ज़्यादा होती है उसकी मांग भी ज़्यादा होगी, और जिसकी आय कम होती है उसकी मांग भी कम होती है। उपभोक्ता की रुचि के आधार पर उपभोक्ता किसी वस्तु पर अधिक रुचि रखता है तो मांग ज़्यादा करेगा, कम रुचि रखता है तो मांग। तो ये होता है व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाला कारक, ये नॉर्मली मांग को प्रभावित करने वाले कारक भी कह सकते हैं। अब जब बाजार मांग फलन की बात करते हैं, एक बाजार में बहुत सारे विक्रेता होते हैं, सभी की अपनी अपनी अलग अलग रुचि होती है। ऐसे में सभी प्रकार के प्रभावित करने वाले कारकों को इकट्ठा करते तो बनता है बाजार मांग फलन, यानी कि वस्तु की मांग, बाजार मांग, उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बीच के संबंध। जब हम कारकों के बीच में संबंध कहते हैं, यहाँ पर व्यक्तिगत मांग फलन के सभी कारक आ जाते हैं, जैसे संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय और उपभोक्ता की रुचि। लेकिन इसके अलावा तीन और पॉइंट आ जाता है, जैसे उपभोक्ता की आशाएं, के उपभोक्ता क्या चाहते हैं। शादी वाले सीजन में शादी की मांग, कपड़ों की मांग बढ़ जाती है। जनसंख्या, जहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ की मांग ज़्यादा होगी, जहाँ पर लोग कम रहते हैं मांग कम होगी। आय का वितरण, जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं वहाँ की मांग ज़्यादा होगी, गरीब लोगों की मांग कम हो। तो ये सब वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक है, जिनसे वस्तु की मांग बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। आगे बढ़ते हैं मांग का नियम। मांग का नियम क्या है? मांग का नियम सिंपल सी एक बात है। मांग का नियम एक कहते हैं, मांग का नियम कैसा कथन है? मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। कैसा कथन है? गुणात्मक कथन है। गुणात्मक क्योंकि गुण बताता है, मांग के गुण बताता है, और इसको खरीद का पहला नियम भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, खरीद के पहले नियम किसे बोलते हैं? मांग के नियम। जो वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच के संबंध को बताता है
और मांग का नियम दोनों के बीच में ऋणात्मक संबंध को व्यक्त करता है। और ऋणात्मक संबंध ये बताता है अगर अन्य कारक समान रहे, अन्य कारक समान रहे को एक नाम से जाना जाता है, इसको सेटेरस परिवस, सेटेरस परिवस के नाम से जानते हैं। मतलब अन्य कारक समान रहे, हमें दूसरे कारकों में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। तो ऐसे में किसी वस्तु की कीमत के घटने पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, या फिर वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उस वस्तु की मांग घट जाती है। इसी नियम को मांग के नियम कहते हैं, जो कि इस तालिका के द्वारा देखिए, वस्तु की कीमत में कमी हो रही है तो वस्तु की मांग में वृद्धि हो रही है। तो ऐसे मांग वक्र ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है, इसको ऋणात्मक मांग वक्र के नाम से जानते हैं। और इसलिए होता है क्योंकि वस्तु की कीमत और मांग में ऋणात्मक संबंध होता है। ठीक है, अब हमने देखा है कि कीमत में परिवर्तन होने, अब वस्तु की मांग परिवर्तन, लेकिन इसके अलावा ये नियम जो लागू होता है कीमत के कारण ही लागू होता है। लेकिन अगर अन्य कारकों में परिवर्तन होता है तो ये नियम लागू नहीं होता। इसका मतलब हम कहेंगे मांग के नियम की प्रमुख मान्यता है क्या है, कब लागू होंगी, तब लागू होंगी जब उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उपभोक्ता की रुचि, आदत, प्रचलन, फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, संबंधित वस्तु की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वस्तु की कोई नई स्थानापन्न वस्तु बाजार में नहीं होनी चाहिए, भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की कोई समस्या कोई भी जो है संभावना नहीं होनी चाहिए। अगर इन सब में परिवर्तन नहीं होता है तभी मांग का नियम लागू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि कीमत बढ़ जाएगा, उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी तो कीमत बढ़ने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ये नियम कहीं ना कहीं लागू नहीं होता, इसको अपवाद बोलते हैं। कहाँ पर यह नियम लागू नहीं होगा? नंबर 1, भविष्य में वस्तु की कीमत में वृद्धि होने की अगर चांस है तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जहां पर लोग कीमत नहीं देखते, क्या देखते हैं ना, अपना ग्लोरियस देखते हैं कि नाम फेम होना चाहिए। ऐसे जैसे हीरा रखना, आईफोन रखना, महंगी गाड़ियां रखना, ये जितनी ज़्यादा महंगी होती है उसकी मांग ज़्यादा बढ़ती है, मांग का नियम लागू नहीं। उपभोक्ता की, जब उपभोक्ता को वस्तु की कीमत के बारे में पता नहीं होता है, बाजार के बारे में पता नहीं होता है, तो वहाँ पर ही मांग का नियम बिल्कुल काम नहीं करता है। गिफिन वस्तुएं जो घटिया क्वालिटी की वस्तुएं, यहाँ पर ही मांग का नियम लागू नहीं होता है। ये तो होगी, चलो ठीक है। अब बात करेंगे कि मांग में परिवर्तन होता है। जैसे कि मैंने कहा वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा तो भी मांग में परिवर्तन होगा, और वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में परिवर्तन हुआ तब भी मांग में परिवर्तन हुआ। इस प्रकार से मांग 2 प्रकार से परिवर्तित होता है। एक होता है मांग वक्र पर संचलन और दूसरा होता है मांग वक्र खिसकाव। मांग वक्र का संचलन तब होता है जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो, केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है कि अन्य कारक कैसे होने चाहिए? स्थिर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? स्थिर। अन्य कारकों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो केवल मांग वक्र का संचलन होता है। और इस स्थिति में मांग वक्र का संचलन होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है मांग का विस्तार और दूसरा होता है मांग का संकुचन। क्या होता है? मांग का संकुचन। ठीक है, ये 2 स्थितियां हैं। अब बात करते हैं मांग वक्र के खिसकाव की। मांग वक्र का खिसकाव तब होता है जब वस्तु की कीमत कैसी रहे? स्थिर रहे। वस्तु की कीमत स्थिर मतलब वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो होता क्या है, जो कीमत को छोड़ के जो दूसरे कारक है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, अन्य कारकों में परिवर्तन होता है। अन्य कारकों में परिवर्तन, अगर अन्य कारकों में परिवर्तन हुआ, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक परिवर्तन हो, उससे वस्तु की मांग में परिवर्तन। यहाँ का जो मांग में परिवर्तन होता है उसको 2 स्थिति, एक होता है मांग में वृद्धि और दूसरा होता है मांग में कमी। मांग में वृद्धि और कमी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है मांग वक्र का संचलन। वस्तु की कीमत में होने वाली कमी और वस्तु की कीमत में होने वाली वृद्धि से यहाँ पर मांग में परिवर्तन होता है। और मांग वक्र अपनी जगह पर एक ही जगह रहता है, बस ऊपर और नीचे की ओर संचलित होता है। और ये संचलन के आधार पर इसको बोलते हैं मांग का विस्तार होना और मांग का संकुचन होना। सबसे पहला पॉइंट होता है मांग का विस्तार। मांग का विस्तार मतलब जब वस्तु की कीमत में कमी होती है, क्योंकि वस्तु की कीमत में कमी होने से वस्तु की मांग बढ़ जाती है। यानी कि वस्तु की कीमत अगर 20 रुपये है तो वस्तु की मांगी जा रही थी 50 यूनिट। वस्तु की कीमत कम होके हो गई 15 रुपये, तो अब मांग बढ़ के हो जाती है 80 रुपये। तो ऐसे में वस्तु की कीमत की कमी होने से वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ जाती है। मांग वक्र वही रहता है, लेकिन केवल क्या होता है ना, ये नीचे की ओर संचलित होती है। देखिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट, ये है वस्तु की कीमत और ये है मांगी जाने वाली मात्रा। अब वस्तु की कीमत में कमी हो गई, ठीक है, तो वस्तु की मांग की मात्रा में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है।
तो ये स्थिति जो है ए से बी को आना ही बोलते हैं मांग का विस्तार होना। दूसरी स्थिति है मांग का संकुचन। मांग का संकुचन तब होता है जब वस्तु की कीमत बढ़ जाए, अधिक हो जाए। वस्तु की कीमत के अधिक होने से वस्तु की मात्रा कम मांगी जाती है, यानी कि कीमत पहले 20 रुपये थी, मांगी जा रही थी 50 यूनिट, कीमत बढ़ के होगी 30, तो मांगी जा रही है इसकी कितनी 40 यूनिट, यानी कि कीमत के बढ़ने से मांग की मात्रा में कमी हो जाती है। तो यहाँ पर जो मांग वक्र होता है ना, ऊपर की ओर संचलित होता है। जैसे ये मांग वक्र है, ठीक है, ये कीमत है, ये मांगी जाने वाली मात्रा है। अब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई, ठीक है, लाइक दिस, तो यहाँ पर मांग की मात्रा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ऐसे। तो ए से ये संचलित हुआ ऊपर की ओर, तो इसको बोलते हैं मांग का क्या होना, संकुचन होना, क्योंकि मांग की मात्रा में कमी हो जाती है। अब दूसरी स्थिति होती है कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है, कीमत को छोड़ के बाकी सब में परिवर्तन होता है। जब कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में परिवर्तन होता है तो मांग वक्र जहाँ था वहाँ छोड़ के आगे या पीछे की ओर खिसक जाता है। खिसकने मतलब तो नहीं, जगह ही छोड़ देता है, नया वक्र बना लेता है। तो इस स्थिति को मांग में वृद्धि होना और मांग में कमी होना कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कीमत नहीं अन्य कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले है मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि तब होती है जब अन्य कारकों में मांग के अनुरूप धनात्मक परिवर्तन होता है। धनात्मक परिवर्तन जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई, संबंधित वस्तु की कीमतों में कमी हो गई, या फिर भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना हो गई। ऐसे में वर्तमान में वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जैसे कीमत अपनी जगह पर है, 10 रुपये पे मांगी जा रही थी 20 यूनिट, अब वहीं 10 रुपये है बट मांगी जा रही है 30 यूनिट। मतलब क्या है, पहले यहाँ थी मांग वक्र, ये वाला पॉइंट, कीमत मांग की मात्रा। अब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई, तो आय में वृद्धि होने से कीमत वही बट मांग की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आय बढ़ने पर कीमत नहीं देखा जाता है, बस ज़्यादा खरीदना है, बस ये देखा जाता है। तो ये मांग वक्र अपनी जगह से आगे की ओर चला खिसक जा रहा है, ठीक है। और ये परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, प्रतिष्ठापन वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो रही है, पूरक वस्तु की कीमतों में कमी होती है, फैशन रुचि आदि में धनात्मक परिवर्तन होता है, क्रेताओं की संख्या में वृद्धि होती है, भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना होती है। इसी के उल्टा मांग में कमी। मांग में कमी मतलब वस्तु की कीमत वहीं पर, वस्तु की कीमत वहीं पर, देखिए ये वस्तु की कीमत है और ये मांगी जाने वाली मात्रा है, लेकिन वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ, अन्य कारकों में ऋणात्मक परिवर्तन हुआ। जैसे उपभोक्ता की आय में कमी हो गई, ऐसे मांग वक्र अपनी जगह छोड़ के नीचे की ओर चला आता है, ऐसे मांग की मात्रा में कमी हो जाती है। इसको बोलते हैं मांग में कमी होना। और ये कारक तब होते हैं जब उपभोक्ता की आय में कमी होगी, प्रतिशत वस्तु की कीमतों में कमी होगी, पूरा वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी, फैशन जलवायु में ऋणात्मक परिवर्तन होता है, क्रेताओं की संख्या में कमी, सभी कारक जो है वस्तु की मांग को कम कर देता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद एक पॉइंट बचेगा, पार्ट 4 में मैं बताऊंगा मांग की कीमत लोच किसे बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो धीरज धर के इंतजार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। बने रहिए, कोई भी डाउट होता है, डाउट तो बेझिझक बेधड़क मुझसे जरूर पूछिएगा। बस आपके सहयोग के सपोर्ट की जरूरत है, ताकि मैं आपको इसी तरह से बेहतरीन कंटेंट देता रहूं। थैंक यू एंड बाय।